नमस्कार। ये जो वीडियो अभी आप देखने जा रहे हैं, ये एक क्विक गाइडेंस का सेशन मैंने कंडक्ट किया था कुछ समय पहले। तो उसका एक पार्ट जो है आपके सामने यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये जो पार्ट है ये बहुत ही क्विकली और बहुत ही मतलब एक तरीके से सुपर फास्ट स्पीड से के साथ डील हुआ, और इसका मेन ऑब्जेक्ट इतना सा है कि हम क्या कर सकें, जो पेपर पैटर्न है उसका एक एनालिसिस है जो कर सके यूनिट वाइज, राइट। जो यूजीसी नेट आपको मेरे बैकग्राउंड के अंदर दिखाई दे रहा है, 30 डेज का जो आपके सामने क्रैश कोर्स है जो होगा, तो वहाँ पर मेरी फैकल्टी जो है वो क्या करने वाली है, आपको पर यूनिट 4 to 8 आवर्स का स्पेसिफिक टाइम डेडिकेट करेगी। 30 डेज का सेगमेंट रहेगा, डेली 4 आवर्स की क्लासेस इसके अंदर रहने वाली है, और साथ ही साथ इसके अंदर 2 मॉक टेस्ट भी इंक्लूड है जबकि होंगे, और साथ ही में आपको मैं एक स्टडी मटेरियल, एक बुकलेट भी है जो प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसके अंदर पुराने 10 नेट एग्जाम का एनालिसिस होगा, उसके साथ उसके आंसर भी होंगे, प्लस कुछ सब्जेक्टिव पेपर के उसमें नोट्स भी होंगे, और साथ ही साथ में कुछ मॉक टेस्ट आपको वहाँ भी दे रखे हैं। ये मॉक टेस्ट जो हैं वो आपके अलग हैं, और जो लिंकिंग ऐप में कंडक्ट किए जाएंगे वो अलग हैं। 18 मई से लेकर आपके 18 जून तक ये 1 मंथ का जो सेगमेंट चलेगा विदाउट एनी इंटरप्शन। तो इस क्लास को तो एंजॉय कीजिए कीजिए, साथ ही साथ में अगर आपको लगता है कि रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी के साथ में आपको इन क्लासेस को अटेंड करना चाहिए, देन मोस्ट वेलकम। ये रहा आपका यहाँ पे आपकी नंबर आपको दे रखा है 899 पे, आपको ये अवेलेबल हो जाएगा, 2 महीने का वैलिडिटी इसके अंदर, और आप चाहें तो टीम से बात कर सकते हैं 9887746465। ऑल द बेस्ट। क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, इस डिले को हम कवर करेंगे, सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। देखो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, इधर, हाँ हाँ आपसे ही कह रहा हूं, आवाज आ रही है ना? वेरी गुड। तो एक बार कंफर्मेशन दो, एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए, यस सर आवाज आ रहा है, बहुत बढ़िया से। वेरी गुड, ये हुई ना बात। देखो जी, कल मैंने आपको 3 पेपर का एनालिसिस बताया था। मेरी टीम ने लास्ट 6 पेपर का एनालिसिस कर दिया है, और प्रोबेबली आज रात को या कल 12 बजे तक लास्ट 10 एग्जाम का एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है, अब 10 एग्जाम के एनालिसिस के बाद में हमारे पास एकदम पिक्चर एकदम क्लियर कट होगी कि किस पर हमें फोकस ज्यादा करना है, किस पर कम करना है। आपको एक मजेदार बात बताऊं मैं, सुन लो, अच्छी बात है। देखो कायदे से ये जो 10 यूनिट का सिलेबस है काफी टाइम से चल रहा है, प्रोबेबली 2018 के बाद से इसी सेगमेंट को फॉलो है जो कर रहे हैं। तो 10 यूनिट के सेगमेंट के अंदर कौन सी यूनिट को वेटेज कम दे रखा है और कौन सी यूनिट को वेटेज ज्यादा दे रखा है। अब आप देखो कि ज्यूरिस्प्रूडेंस से पिछले लगभग 6 एग्जाम के अंदर आपसे सवाल कितने पूछेगी, 47, यानी कि ऑन एन एवरेज जो इसका वेटेज बन रहा है वो कितना बन रहा है, 7 से 8 नंबर। ठीक है, और वहीं पर पिछले 6 एग्जाम के अंदर आपका जो ये वाला पेपर है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इनमें से लगभग लगभग क्वेश्चन आए हैं 97। 97 का मतलब समझे, यानी कि अप्रोक्सली 15 से 17 मार्क्स जो है, 15 to 17 मार्क्स यूनिट नंबर सेकंड से आ रहा है। तो यूनिट नंबर सेकंड को तो किसी हालात में नहीं छोड़ना। अभी 97 है, 4 पेपर इसमें और ऐड हो जाएंगे, तो तकरीबन तकरीबन अपने 150 अप्रोक्स जो है वो तो क्वेश्चन अपन को इससे मिल जाएंगे यूनिट सेकंड से। और 150 के अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है ना वो स्टैटिक होता है, उसमें कोई परिवर्तन होता है नहीं, उसमें कोई नया जजमेंट तो आता है नहीं। ऐसे केस में हम अगर पुराने पेपर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के क्वेश्चन अगर सॉल्व कर पाए तो सोचो बल्ले बल्ले होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, इसलिए हमें थोड़ा सा ना, देखो एनालिसिस का यही तो फायदा है, जब हम वेटेज एनालिसिस करते हैं ना तो वाकई में हमको पैटर्न का एक एग्जैक्टली मोमेंटम पता चलता है कि किस वे में इन्होंने कर रखा है। अब इससे पहले आप में से कोई कैंडिडेट गया कि सर इसको ग्रुप में शेयर कर देना, मैं बता देता हूं, या आपको मैं ऐप के अंदर शेयर करवा दूंगा। नाउ सी, अब टॉट को देखो आप, तो टॉट के लगभग 48 क्वेश्चन आ रखे लास्ट 6 अटेम्प्ट के अंदर। अब देखो सेकंड नंबर ये वाला, सॉरी 48 नहीं, सॉरी, लॉ ऑफ क्राइम के 48 आ रखे, लॉ ऑफ टॉट के तो आ रखे 73। 73 का मतलब क्या होता है, 73 का मतलब आपके सामने यहाँ पे हो गया कि लगभग लगभग 13 से 14 मार्क्स जो है वो लॉ ऑफ टॉट के अंदर जो आ रहे हैं। कहां पर आ रहे हैं, लॉ ऑफ टॉट के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। मिस्टर कुमार जी, जैसे ही 10 एग्जाम का मामला रेडी हो जाएगा, आई विल डू शेयर, डोंट वरी। ठीक है, ठीक, बाकी मैंने कल 3 का तो कर नहीं रखा है, तो पूरा एक बार काम होने दो वगैरह वगैरह, फिर देखो मजा आ जाएगा, है ना। तो ये आपके सामने, तो लॉ ऑफ टॉट छोड़ना ही नहीं है, यानी कि 2 यूनिट तो पक्के, कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट नंबर सेकंड नहीं छोड़ना है, और यूनिट नंबर 5 इनके ऊपर तो पूरी मामा शकुनी वाली कमांड बना लो। ठीक है, अच्छा
फर्दर आपके सामने जैसे ये कॉमर्शियल कानून है, तो कॉमर्शियल लॉ में से वेटेज कितना बन रहा है 57। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है, इसको भी कवर करने लायक है, जो होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद में फैमिली लॉ, इसमें 54 मार्क्स का वेटेज आपके बन रहा है। इन्वायरमेंट लॉ के अंदर, अच्छा ये मैं फिर से कह रहा हूं, ये भी तक कंप्लीट एनालिसिस नहीं है। अब देखो आपके इन्वायरमेंट लॉ में से इन्होंने कितने सवाल पूछे हैं। इन्वायरमेंट लॉ में से इनके द्वारा जो सवाल टोटल आए हैं वो आए हैं ओनली 34। इन्वायरमेंट लॉ में से पिछले 6 आपके रिक्रूटमेंट में से कितने सवाल बने, सिर्फ 34। 34 का मतलब पर पेपर एवरेज निकाला जाए तो 5 सवाल आ रहा है, यानी कि इसमें दिमाग कम लगाना है। इन्वायरमेंट लॉ को हमें क्या करना है, कंपेरेटिवली थोड़ा कम एनालिसिस है जो करना है। फिर आप ये देखो इसमें आपके लगभग 55 क्वेश्चन है जो आ रखे हैं। 55 क्वेश्चन आ तो रखे हैं, लेकिन साथ ही साथ इसका वेटेज भी आपको समझना पड़ेगा कि साइबर क्राइम, अब देखो साइबर क्राइम आईटी में कितना लंबा चौड़ा है, जबकि उन्होंने क्या कई बार यूनिट क्वेश्चन पूछते भी नहीं हो, एक भी सवाल नहीं पूछते। सिंगल क्वेश्चन में आपको दिख रहा है यहाँ पे साइबर क्राइम में से 1 2 3 4 आपके 4 रिक्रूटमेंट के अंदर छोड़ दिया, उसके बाद एक सवाल पूछा, उसके बाद 2 सवाल पूछे, इस तरीके से। तो इस यूनिट के अंदर हम थोड़ा रिस्क ले सकते हैं इस यूनिट में थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है। फिर कंपेरेटिव पब्लिक लॉ, तो आपका जो आखिरी यूनिट है कंपेरेटिव पब्लिक लॉ का, इसमें से भी सवाल कितने आ रहे हैं, 25 है जो आ रहा है, लेकिन पढ़ना कितना पड़ेगा, बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी रिस्क ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये एनालिसिस आपकी हेल्प करेगा कि आप ओवरऑल जो है किस तरीके से चीजों को बढ़िया वे में डील है जो कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये आपके पुराने पेपर्स में कोई कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज का कोई सवाल आया करता था क्या? ऐसा तो कोई क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल से नहीं था। आता है कि कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज के रिगार्डिंग कुछ? आ रहा है ना, 141 से 145 आपको एक पैसेज दे दिया, और इसके अलावा आपके साथ में वेरी गुड, मतलब ये तो आपको 2 कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज आते हैं, पेपर 1 में आते हैं। पेपर 1 का है, ये तो पेपर 2 है। अच्छा ये पेपर 1 का भी एनालिसिस इन्होंने साथ में कर रखा है। अच्छा ओके ओके, सॉरी सॉरी, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, तुम जीते मैं भी जीत गया, मतलब तुम हारे मैं, सॉरी मैं हारा तुम जीता। पेपर 1 के अंदर आता है। यार एक बात बताओ, पेपर 1 में अगर कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है तो यार ये तो बहुत अच्छी बात है। भाई कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, एक पैसेज दे रखा है और पैसेज के अंदर से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अगर हम पैसेज को सॉल्व कर ले, मेरी बात को समझना आप लोग, अगर हम पैसेज को सॉल्व कर लें, समझ लें, और फिर उसके सवालों को ट्राई करें, तो वो पैसेज जो है वो बेसिकली मोटा मोटी आपके उसी में से सारे सवाल आएंगे ना, या फिर सवाल जो है वो पैसेज के बाहर से भी आ रहे हैं। पेपर 1 में आता है, कौशल जी और नेहा जी कह रहे हैं दोनों में आता है। यार तुम लोग है ना अब सिलेबस को लेके कैसे कंफ्यूज बैठे हो, मैं ठंडा पानी भिजवा दूंगा एकदम बढ़िया वाला। राजा जी कह रहे डीएम चेक कर लेना, मैं कर लूंगा। पहले मुझे ये बताओ, क्या पेपर सेकंड के अंदर, मैं पेपर ही देख लेता हूँ यार, तुम लोग है ना मतलब भ्रमित हो रखे हो अभी। हाँ ये कौन है अच्छा चेहरा वाला, अच्छा मैं ही हूँ क्या, ओके सॉरी। हाँ जी इसको बाहर आ जाते हैं अपन, और मैं ना आपको पेपर ही बता देता हूँ, और उस पेपर में देख ही लेते लगे हाथ। सो नाउ 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 यहां पर ये हमारे पास में हैंड टू हैंड कहां पे जाना है आपको, एक ही तो अपनी जगह है linkinglosses.com, वहां पे गए यूडीसी नेट को क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने क्या पेपर अपलोड कर रखा है, तो ये 2024 का पेपर नंबर 2 में क्लिक कर रहा हूं, और ये मेरा 2024 का पेपर नंबर 2 है, आप लोगों को दिख रहा है ना, शाबाश ठीक है। नाउ सी, अब इसमें आखिरी में चले जाते हैं, यहां पे कॉम्प्रीहेंशन आ रखा है। रमेश बाबू क्या कर रहे हो, ये देखो, किसने बोला नहीं आता है, मतलब तुम लोग मजे ले रहे हो मेरे, हाँ ये देखो आपके सामने आ रखा है, इन्होंने बकायदा क्या दे रखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब यहां पे इन्होंने क्या इसको मेंशन जो कर रखा है कि फ्रॉम, अब देखो ना मैं आपके सामने, और एक ये भी आ रखा है,
यानी कि 10 नंबर का आपका कॉम्प्रिहेंशन जो है इस तरीके से आपको दे रखा है। यार ये तो बहुत अच्छी बात है। आज अपन एक काम करेंगे, पता है मेरे मन में खलबली मची हुई है। आज अपन एक काम करेंगे, एक पैसेज का सवाल सॉल्व करते हैं। कैसा आइडिया है? पैसेज का सवाल सॉल्व करके हम ये ऑब्जर्व कर लेते हैं कि पैसेज के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, पैसेज के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बेसिकली कैसे आ रहे हैं और कहां से आ रहे हैं। हाँ में हाँ मिलाओ, अगर आपका मन है तो अभी के अभी करेंगे तुरंत प्रभाव से। एक पैसेज को है ना हम डील कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट के बाद 5 मिनट सवालों को पढ़ने में लगेगा। भाई या तो आर पार की लड़ाई लड़ लेंगे, या तो सवाल सॉल्व कर लेंगे, या खुद की बेइज्जती करवा लेंगे। दोनों में से एक ही तो होगा, और तो क्या ही होगा। कभी भी कोई भी एग्जाम फाइट करते हो ना तो ये करना है तो चलो कर लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या ही होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। और जब दोनों एक जैसे हो ना तो बेइज्जती होती नहीं। परिवार में कैसी बेइज्जती, वी ऑल आर फैमिली, राइट। चलिए जी, तो यहां पर मैं आपके सामने स्क्रीन पर इसको सॉल्व करूंगा। मेरे साथ साथ पढ़ने का आप लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, राइट। यहां पे क्या था, श्रीराम, द श्रीराम गैस लीक केस pitted the Supreme Court against one of India's largest corporation। तो जो श्रीराम गैस लीक केस था उसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट को इंडिया के एक बहुत ही बड़े कॉरपोरेशन के खिलाफ में जो है मैटर आगे प्रोसीड करने के लिए प्रोसीड करवाया। मतलब एक तरीके से चीफ जस्टिस भगवती प्रिजाइडेड ओवर द सुप्रीम कोर्ट बेंच एंड वाज डीपली कंसर्न फॉर द सेफ्टी ऑफ सिटीजन। और जो पीएन भगवती जी थे वो एक तरीके से बहुत ही नागरिकों की सुरक्षा के प्रति बहुत ही कंसर्न थे। ही वॉज एंसियस, वो चिंतित थे, टू इम्प्रूव द प्लांट सेफ्टी एंड अ टास्क विच द स्टेट ड्यूटी एजेंसी सीम्ड इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग। तो हमारे जो सीजे साहब चीफ जस्टिस भगवती जी थे वो इस बात को लेकर चिंता कर रहे थे कि स्टेट ड्यूटी एजेंसी जो है वो एक तरीके से इनकेपेबल है अपना काम करने में। ऑनरेबल चीफ जस्टिस सा इन दैट Oleum case a way of influencing the far more important भोपाल गैस लीक केस। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ये देखा कि जो ओलियम केस है वो एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है द फार मोर इंपॉर्टेंट भोपाल गैस लीक केस। भोपाल गैस लीक केस में मूवी बनी हुई है। द श्रीराम केस हैज ऑल्सो रेज सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी जो श्रीराम केस था इसने कई सारे क्वेश्चन जो है क्रिएट किए concerning the true scope and ambit of Article 21, life and personal liberty का अधिकार, and 32 of the Constitution। ठीक है। The case also dealt with the principle and norms of determining the liability of large enterprises engaged in manufacturing and sale of hazard product। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरीके से क्या है हैजार्ड प्रोडक्ट में क्या करते हैं, एक तरीके से डीलिंग कर रहे हैं। तो कहीं कहीं ये जो केस था श्रीराम वाला वो क्या करता है, उनकी लाइबिलिटी के बारे में डील है जो करता है। ठीक है। इट ऑल्सो डिसाइडेड द बेसिस ऑन विच डैमेजेस शुड बी क्वांटिफाइड। इसने ये तरीका भी बताया कि डैमेजेस को किस तरीके से हम क्वांटिफाई करेंगे फ्रॉम थिकली पॉपुलेटेड एरिया एंड इफ दे आर अलाउड व्हाट मेजर शुड बी टेकन फॉर मिनिमाइजिंग द हैजार्ड टू द वर्कमैन। और अगर उनको अलाउ किया जाता है तो एक तरीके से क्या हमें इस तरह के मापदंड मेजर्स इस्तेमाल करने चाहिए ताकि जो काम करने वाले वर्कमैन हैं उनको संकट जो है, उनके संकट को कम किया जा सके, उनके हैजार्ड को कम किया जा सके। दिस लीड द पार्लियामेंट टू इनेक्ट अ लॉ एंड आर्टिकुलेट न्यू स्टैंडर्ड ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी इन 1991। और इसके कारण पार्लियामेंट ने क्या किया, 1991 के अंदर जो है एक नया कानून जो है इनेक्ट है जो किया। तो मतलब इसने हमको एक स्टोरी सुनाई। ठीक है, श्रीराम गैस लीक केस से जुड़ी हुई स्टोरी सुनाई। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा। सुप्रीम कोर्ट के उस समय चीफ जस्टिस पीएन भगवती जी थे, तो उनके द्वारा जो कुछ भी कहा गया और उसमें काफी कुछ बातों का जिक्र किया गया। उसमें रेफरेंस भोपाल लीक केस का आया और 1991 में जाके पार्लियामेंट ने क्या किया, इस तरीके से ये कानून जो है इंप्लीमेंट किया। अच्छा एक बात बताओ, भोपाल जो गैस लीक केस था जिसके ऊपर मूवी भी बनी थी, ये कौन से ईयर की बात है? ये आपका ईयर जो है ये 1984, 2 दिसंबर 1984 के आसपास है। चलो ठीक है। और ये श्रीराम गैस डिजास्टर ये वाकई में इंडिया के अंदर हुआ था क्या? हुआ तो था, तभी तो उन्होंने जिक्र किया।
Disaster occurred during the 2nd and 3rd December. The Bhopal gas leak disaster came into force so and so. तो उस कंपनी का नाम ही था क्या श्रीराम? केमिकल एक्सीडेंट, ठीक है. यहाँ पे टॉक्सिक वेस्ट हो गया. चलो अब एक बार इसके सवालों को देख लेते हैं. यार ये बड़ा है ना, ये मतलब ये जो पैसेज है बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है ना. मतलब एक तरीके से मुझे लग रहा है कि नेट का एग्जाम जो है वो ऐसे ही आलतू फालतू एग्जाम नहीं है. एक तरीके से ये आपकी क्रिएटिविटी को भी क्या करता है, चेक करता है. अब एक बार सवालों को देखते हैं, फिर वापस आएंगे इसके बारे में, थोड़ा और डिस्कशन है जो करेंगे. हाँ जी. द जजमेंट इन श्रीराम गैस लीक केस इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ. अब ये तो सीधा सवाल पूछा इन्होंने, ये तो बिल्कुल सवाल पैसेज से पूछा गया. ये लिखा हुआ पड़ा कि इस जजमेंट ने किसको इन्फ्लुएंस किया था, भोपाल गैस लीक केस को इन्फ्लुएंस है जो किया था. ये पड़ा यहाँ पे, A way of influencing the far important भोपाल गैस लीक केस. तो ये सवाल तो बहुत आसान है. बताओ भाई, हाँ या ना बताओ, ये सवाल आसान था कि नहीं था? ये जो आपके सामने 91 जो क्वेश्चन नंबर है, ये तो बहुत इजी है. चलो अगला सवाल देखो. एज एन इफेक्ट ऑफ श्रीराम गैस लीक केस द लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन 1991 डील्ड विथ. तो ये किस में डील करता है? अरे ये भी बहुत आसान सा सवाल है. ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एब्सोल्यूट लायबिलिटी. कहां लिखा हुआ था? एब्सोल्यूट लायबिलिटी. तो ये इसका सवाल, ये भी इजी गोइंग क्वेश्चन हो गया. आप सुन पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये तो मतलब बहुत ही देखा जाए तो भगवान ने आशीर्वाद दिया है हमको इस तरीके से कि ऐसे पेपर वो देंगे तो आप तो वो पास हो जाओगे. यहाँ पे क्या आंसर होगा इसका? 92 का एब्सोल्यूट लायबिलिटी. चलो तीसरा पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे. इन द श्रीराम गैस लीक केस चीफ जस्टिस वाज मेनली कंसर्न विथ विच ऑफ द फॉलोइंग. तो किसके बारे में वो कंसर्न थे? वो सेफ्टी ऑफ सिटीजन के बारे में कंसर्न थे, कंपनी के प्रॉफिट के बारे में कंसर्न थे, डिजास्टर इन कम्युनिटी के बारे में कंसर्न थे, या आफ्टर मिथ ऑफ गैस लीक. तो जब आप इस प्रोविजन को पढ़ते हो तो यहाँ पे ये बात भी एकदम क्लियर लिखी हुई है. कहां पढ़ा था हम लोगों ने? कंसर्न द, देखो यहाँ पे हमारे सामने आया था एक, ये लैंग्वेज बकायदा इन्होंने एज इट इज मेंशन कर रखी थी. डीपली कंसर्न फॉर द सेफ्टी ऑफ सिटीजन. ये देखो आप, ये लिखा हुआ है ना. अब यही सवाल इन्होंने यहां पे पूछ लिया, तो इसका आंसर क्या होगा? 1. ये इसका आंसर है जो यहां पे क्या हो जाएगा? 1. इसका आंसर है जो हो जाएगा, ये देखो इसका 1 इसका करेक्ट आंसर है. फिर क्या पूछा? श्रीराम गैस लीक केस डिड नॉट फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यू. तो श्रीराम गैस लीक केस ने इनमें से किस पे फोकस नहीं किया. अब वापस आप इस जजमेंट को पढ़ो तो उस जजमेंट के अंदर आपको कुछ बातें दे रखी है कि इन्होंने एक तरीके से स्कोप ऑफ आर्टिकल 21, 32 इस पे फोकस किया था. रेज सम इंपॉर्टेंट कंसर्न रिगार्डिंग सो एंड सो. केस ने किसके बारे में डील किया था? प्रिंसिपल एंड नॉर्म्स ऑफ डिटरमाइनिंग द लायबिलिटी ऑफ लार्ज एंटरप्राइजेस, इसको डील किया वगैरह वगैरह. अब सवाल क्या पूछ रहा है हमसे? सवाल कह रहा है कि इसको, इनमें से किसको डील नहीं किया था? स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 एंड 32 इसको तो डील किया ही था, है ना. नॉर्म्स ऑफ डिटरमाइनिंग द लायबिलिटी ऑफ लार्ज कॉर्पोरेशन इसको भी डील किया था. और डैमेजेस को कैसे क्वांटिफाई किया जाए इसको भी डील किया था. ये इंक्रीजिंग प्रॉफिट के बारे में डिस्कशन नहीं था. मजा आ गया है. मतलब 5 में से 4 सवाल तो ऐसा लग रहा है कि वो कह रहा है कि नंबर ले लो. अगला पॉइंट देखते हैं, लास्ट आखिरी सवाल. स्टैट्यूटरी एजेंसी सीम इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क. जो हमारी स्टैट्यूटरी एजेंसी है वो कौन सा टास्क जो है परफॉर्म नहीं कर पा रही है. अब आ जाओ वापस आप डायग्राम पे, सॉरी इस पे पैराग्राफ पे. तो इसमें भी यहां पे लिखा हुआ था कि कहीं कहीं जो है वो इसको फुलफिल नहीं कर पा रही. कहां गया हमारा एक पॉइंट आया था श्रीराम के सो एंड सो डील विद द प्रिंसिपल ऑफ सो एंड सो. ये आ गया हमारे पास में. ही वॉज एंक्सियस टू इंप्रूव प्लांट सेफ्टी, अ टास्क विच द स्टेट एजेंसी सीम इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग. कौन सा? प्लांट सेफ्टी वाला जो काम है वो एक तरीके से वो उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे. तो सवाल क्या पूछा गया कि स्टेट एजेंसी कौन सा काम नहीं कर पा रहे थे? प्लांट सेफ्टी का. मतलब कि इन्होंने जो भी सवाल पूछा है, एक सेकेंड आप लोग है ना इस बात को ऑब्जर्व करो. इसको मैं एक बार के लिए आउट कर देता हूं. आप जरा सोचो कि यार ये पैराग्राफ के सवाल इतने इजी होते हैं.
मतलब आपको पैसेज दे रखा है, पैसेज पढ़ो, उसमें से आपको सिंपली जो अच्छा घुमाया फिरा भी नहीं रहे, डायरेक्ट आंसर पूछ रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने कैंडिडेट को मेरी तरह इस पैराग्राफ को पढ़ के खुशी हुई कि यार ये तो हमको 5 नंबर दे रहा है, जिसको अच्छे से ट्रांसलेशन करना आता है, जिसको सामान्य रूप से पैराग्राफ को पढ़ना आता है, उसके लिए तो मजेदार बात है। किसी को खुशी नहीं हुई, घोर कलयुग है। झूठा ही हाँ बोल देते। कोई बात नहीं, तो ये पैराग्राफ हमारे बीच में आया, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जो है आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज को ऑब्जर्व है जो कर सकते हो, है ना, समझ सकते हो। हद हो गई, कमेंट बॉक्स में एक भी कैंडिडेट ने रिप्लाई नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, तो आप लोग है ना इस पे कमांड बना लो, आप लोग इस पे कमांड बना लो कि यार कॉम्प्रीहेंशन का सवाल जो है वो तो गड़बड़ होना ही नहीं चाहिए, कॉम्प्रीहेंशन का सवाल गड़बड़ होना ही चाहिए। अब मन में एक और खलबली आ रही है कि एक पैराग्राफ डायरेक्टली आ रहा है, दूसरा पैराग्राफ भी देख लेते हैं। भाई दूसरा पैराग्राफ भी एक तरीके से डायरेक्टली पूछ रहा है क्या, क्योंकि कम से कम ये 10 नंबर तो सिक्योर करे, है नहीं, कि भाई यहां तो अपना 1 नंबर नहीं कटना चाहिए। और अगर आपने इसकी 15-20 पैसेज की प्रैक्टिस कर ली ना, आई एम टेलिंग यू, नो इशू, नॉट एट ऑल। अब यहाँ पे हमको कोई फैक्ट याद करने की जरूरत ही नहीं है। और मेरे को तो लगा क्या पता श्रीराम गैस लीक के केस का अपन को फैक्ट नहीं पता है कौन से ईयर में है नहीं है, क्या उसमें से कुछ पॉइंट पूछ ले, बट ऐसा कुछ भी नहीं किया, सीधा पूछ लिया इसने। तो समझ जाओ इस टॉपिक पे नंबर नहीं कटना चाहिए। चलो वापस मैं आपको लेके चलता हूं इसी के दूसरे सवाल पे। दूसरा पैराग्राफ, तैयार हो? फ्रॉम, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, हम आपको सुन रहे थे, ये ना ये वकालत का गुण है, कवर करना। फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी टू द प्रेजेंट, द जिनेवा कन्वेंशन। आपका जो 19th सेंचुरी का जो सेकेंड हाफ था, 90 मतलब 1850 से लेकर आपके 1900 के बीच का टाइम पीरियड, तो वहां पे जिनेवा कन्वेंशन हुई 1864 की, जो वापस रिवाइज हुई थी सो एंड सो 1906 में, 1929, 1949। फिर आपकी हैग कन्वेंशन, वो वापस रिवाइज हुई थी 1907 के अंदर। कंप्राइज वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव बॉडी ऑफ पॉजिटिव इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, तो इसके अंदर क्या था, आपके जो पॉजिटिव इंटरनेशनल लॉ है उसके बारे में आउटलाइनिंग द कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है बाधाएं, रेस्ट्रिक्शन, प्रॉब्लम ऑन स्टेट बिहेवियर। तो जो पॉजिटिव इंटरनेशनल लॉ के संबंध में कुछ कांस्टेंट होते हैं, उनके बारे में इन्होंने क्या किया, इसको डील किया था। चलो ठीक है, जिनेवा और जो हैग कन्वेंशन है आर नोट वर्थी नॉट ओनली फॉर देयर कंटेंट बट ऑल्सो फॉर देयर वाइड स्प्रेड रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब समझते हो, किसी चीज को हम क्या करते हैं, लेटर स्टेज पे अप्रूव करते हैं, दैट्स कॉल्ड रेटिफाई। आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 196 से 200 अगर पता है तो वहां पे रेटिफिकेशन ऑफ द एजेंसी का प्रोविजन है जो दे रखा है। माइनर जब बड़ा हो जाता है पार्टनरशिप के अंदर तो उसको पूछा जाता है भैया तुम जो अपनी माइनॉरिटी के अकॉर्डिंग जो पार्टनरशिप में एंट्री की गई थी उसको रेटिफाई करोगे क्या, तो वो भी एक रेटिफिकेशन है जो होता है। नाउ सी, the Geneva and the Hague Convention are noteworthy not only for their content but also for their widespread ratification. ठीक है, accepting the convention was a prestigious symbol of membership in the exclusive international society of civilized state. अब देखो ये भारी भारी शब्द आपको देख रहे हैं ना, तो इन्हीं में से हो सकता है आपको कुछ पॉइंट आपके एग्जाम के सवालों में दे रखा होगा। नाउ सी, तो यहां पर आपके सामने क्या आ रहा है कि accepting the convention was a prestigious symbol of membership in the exclusive international society of civilized state and the most state ratify them sooner or later। मतलब क्या होता है कि जितने भी स्टेट हैं सिविलाइज हो, उनकी एक अपने आप में सोसाइटी हो वगैरह वगैरह, तो ये है ना क्या कर रहे थे, बेसिकली इस चीज को प्रमोट कर रहे थे। कौन? जिनेवा कन्वेंशन और हैग कन्वेंशन। अच्छा फर्दर क्या हुआ, द कन्वेंशन गेव combatant victims of war, wounded soldier and POWS international right। अब ये POWS क्या है भाई? कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं इसको। द कन्वेंशन गेव combatant victim of war, wounded soldier and POWS international right to medical care and human condition of incarcerations। ठीक है, मतलब एक तरीके से जो मतलब जेल वेल के अंदर बंद वगैरह है तो उनको क्या मिलनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से ह्यूमन कंडीशन है जो मिलनी चाहिए।
तो ये कन्वेंशन के अंदर चीजों को डील है जो किया गया, जो वॉर के विक्टिम थे उनके लिए कुछ हेल्प है जो की गई थी, ठीक है। द हैग कन्वेंशन वाज बिल्ट ऑन अ फंडामेंटल डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉम्बेटेंट and non-combatant designed to ensure that non-combatant did not become victim of war. combatant का मतलब एक समझ दो, जहां तक मेरी जानकारी इसका मतलब होता है पार्टिसिपेट करने वाला, फिर भी मैं आपका इसको कंफर्मेशन कर देता हूं, है ना। कॉम्बेटेट का शब्द का मतलब होता है, ये नेट एग्जाम वाले ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि अंग्रेजी शब्दों की होशियारी वो ज्यादा बताते हैं, नहीं ये शब्द तुमको आता है क्या, ये आता है क्या, वगैरह वगैरह, वही है जो क्या करता है, टेक्स पार्ट इन द फाइटिंग। देखा मेरी अंग्रेजी भी ठीक ठाक है। तो क्या होता है, जो कॉम्बेटेंट का मतलब होता है जो पार्टिसिपेट करता है, बराबर। तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई जो युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जो नॉन कॉम्बेटेंट है, वो क्या नहीं होना चाहिए, वॉर का विक्टिम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एक तरीके से हैग कन्वेंशन जो है वो एक फंडामेंटल डिस्टिंक्शन क्रिएट करती है कॉम्बेटेंट और नॉन कॉम्बेटेंट के बीच में। कौन सी कन्वेंशन, हैज कन्वेंशन। चलो आगे देखो, नॉन कॉम्बेटेंट वर नॉट कंसिडर्ड लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट and military occupation authority were prohibited from exploiting civilians population under their control. तो मतलब एक तरीके से ये कहना चाह रहा है कि जब भी कोई युद्ध होता है तो बेचारे वो देश या वो पॉपुलेशन या वो लोग जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते तो उनको टारगेट नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आप युद्ध भी कर रहे हो और दूसरे देश के सिविलियंस आपके सामने आ गए तो उनको मारो मत। ये बात किसने भी डिसाइड की, आपके हैग कन्वेंशन के अंदर डिसाइड है जो की गई। तो मोटा मोटी यहाँ पे क्या बात हो रही है, ह्यूमन राइट के संबंध में बात हो रही है। अच्छा, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, वेरी गुड, शाबाश, कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता था, इनको पता था, लेकिन जिनको भी पता था काम हो रहा है हमारा यहाँ पे। अब देखो पहला सवाल, व्हाट, देखो आप लोग इस पे फोकस मत करो, मुझे पता है तुम्हारी नजरें बड़ी खराब है, सीधी आंसर पे चली जाती है, आंसर पे फोकस नहीं करना है अपन को, ओके। अब भूल जाओ आंसर को कि आंसर नाम की कोई चीज है यहाँ पे, अब सीधा सवाल को पढ़ते हैं। What do Hague Convention 1899 and Geneva Convention 1864 primarily outline? तो उनका मेन जो है वो किस चीज के ऊपर फोकस था, कॉन्स्टेंट ऑन स्टेट बिहेवियर, ह्यूमन कंडीशन ऑफ इनकार्सरेशन, राइट ऑफ द विक्टिम ऑफ वॉर, या राइट्स ऑफ द वाउंडेड सोल्जर। तो अब जो आपके इसमें जब आप पढ़ते हो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है कि 1864 1899 जो है मोस्ट एक्सटेंसिव, और इनका जो मेन फोकस था वो कहां पे था, यहां पे हम लोगों ने कहीं पे पढ़ा था ना, कांस्टेंट वाला पॉइंट कहां गया था, यस, ऑफ मोस्ट एक्सटेंसिव बॉडी ऑफ पॉजिटिव इंटरनेशनल आउटलाइनिंग द कांस्टेंट ऑन स्टेट बिहेवियर, ये आ रहा है आपके सामने। तो इनका जो मेन फोकस, मेन क्या आउटलाइन करना चाह रहे थे कि जो राज्य का जो बिहेवियर होता है उसमें आने वाले रुकावट कह दो, कांस्टेंट कह दो, ये उस पर है जो फोकस करना चाह रहे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सेकंड, और सेकंड इसका आंसर है, सीधा सवाल पूछा गया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, व्हाट मोटिवेटेड द स्टेट टू रेटिफाई द जेनेवा एंड हैज कन्वेंशन, क्या वो चीज थी जिसने क्या किया, मोटिवेट किया कि भाई आप क्या करो, इसको एक तरीके से जेनेवा और हैज कन्वेंशन को रेटिफाई करो। अब चार ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर आपको। सबसे पहले तो हमें पैराग्राफ में जाना है और ये देखना है कि इसमें ऐसा कुछ मेंशन किया गया था क्या, जिससे कुछ, ये देखो यहाँ पे लाइन आ रही है, ये वाली लाइन, इस लाइन में शायद अपना आंसर होगा। सी, द जिनेवा एंड हैज कन्वेंशन आर नोटवर्थी नॉट ओनली फॉर देयर कंटेंट बट आल्सो फॉर देयर वाइड स्प्रेड रेटिफिकेशन, ठीक है। एक्सेप्टिंग द कन्वेंशन वाज अ प्रेस्टिजियस सिंबल ऑफ मेंबरशिप इन द एक्सक्लूसिव इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सिविलाइज्ड स्टेट, ठीक है, एंड मोस्ट स्टेट रेटिफाई देम सूनर और लेटर। तो मुझे लग रहा है यहीं से अपना कुछ आंसर बनेगा। फिर भी अपन क्या करते हैं, आंसर चेक करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है आपके बीच में, द कन्वेंशन बीइंग प्रेस्टिजियस सिंबल ऑफ मेंबरशिप इन द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सिविलाइज्ड स्टेट, ठीक लग रहा है। अगला, कन्वेंशन बीइंग द मोस्ट एक्सटेंसिव बॉडी ऑफ पॉजिटिव इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। अगला पॉइंट, तीसरा क्या ऑप्शन है हमारे पास में, तीसरा ऑप्शन है कि नहीं है, एज द कन्वेंशन एनलिस्ट कांस्टेंट ऑन स्टेट बिहेवियर, एज द कन्वेंशन प्रेस्क्राइब इंटरनेशनल राइट ऑफ मेडिकल केयर। ये तो पॉइंट कहीं पे आया नहीं, तो फोर्थ तो पॉइंट यहाँ पे बनता ही नहीं है, ठीक। सवाल ये कि रेटिफाई करने के लिए किस तरीके से प्रमोट है जो किया गया। तो यहां पर आपके बीच में रेटिफिकेशन पॉइंट यहां पे आया था हमारे पास में, कहां गया, हाँ, दिस वन, एक्सेप्टिंग द कन्वेंशन वाज अ प्रेस्टिजियस सिंबल ऑफ मेंबरशिप इन द एक्सक्लूसिव इंटरनेशनल सोसाइटी एंड मोस्ट स्टेट रेटिफाई। तो ये लाइन अगर हम पढ़े तो कई सारे स्टेट ने इसको क्या किया, रेटिफाई किया, किसको, कन्वेंशन को।
तो क्यों रेटिफाई किया? क्योंकि इस पॉइंट के कारण इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सिविलाइज्ड स्टेट, ठीक है, मतलब डुएबल है। ऐसा भी नहीं है कि हम इसको इस तरह के सवालों को अटेंड नहीं कर सकते। चलो भाई हिम्मत रखो, अगला सवाल। विच इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट predominantly ensured that non-combatant did not become victim of war? वो कौन सा इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट था जिसने ये कहा कि जो नॉन कॉम्बिटेंट है वो वॉर के विक्टिम नहीं बनेंगे? ये लास्ट टाइम में दे रखा हैज वाला कन्वेंशन, ये पढ़ा कहां गया? ये हमने कुछ पॉइंट पढ़ा था ना यहाँ पे। yes, this one. The Hayes Convention so and so. Hayes Convention was built on fundamental designed to ensure that non-combatant did not become, तो इसका आंसर क्या होगा? Hayes Convention. वेरी गुड, ये तो भी आसान है यार, मजा आ जाना चाहिए इस बात पे। तो व्हाट मेक्स जिनेवा कन्वेंशन नोटवर्थी? तो जिनेवा कन्वेंशन को हमने इस तरीके से मतलब इतना नोटवर्थी क्यों, इतना इंपॉर्टेंस है जो क्यों दिया? लेट्स सी, इसका भी आंसर पैराग्राफ में आ जाओ। ये लिखा हुआ जिनेवा कन्वेंशन जो है वो नोटवर्थी थे बिकॉज देयर वाइड स्प्रेड रेटिफिकेशन, लिखा हुआ है इस लाइन से इसका आंसर है। और सीधा है, मतलब इसमें भी कोई घुमा फिरा के हमें कोई चीज नहीं दी जा रही है, सीधा दे रखा है कि भाई जिनेवा और हैज कन्वेंशन जो है वो नोटवर्ती थी सिर्फ उनके कंटेंट के लिए नहीं बल्कि उनके वाइड स्प्रेड रेटिफिकेशन के लिए। मतलब जिस तरीके का अनुसमर्थन मिला ना अलग अलग स्टेट को, उसको बोलते रेटिफिकेशन। तो ये आंसर इसका आपके सामने यहां से कनेक्ट है जो हो जाना चाहिए, वाइड स्प्रेड द कंटेंट्स। एंड अब देखो यहां पे मजेदार बात है, सिर्फ कंटेंट पे फोकस करना है, वाइड स्प्रेड पे फोकस करना है, या कंटेंट एंड वाइड स्प्रेड दोनों पे करना है? तो इसका आंसर सी होगा। आप ध्यान देखना, आपको क्या करते हैं उसको कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने तीनों ऑप्शन दिए हैं, कंटेंट भी दिया है, वाइड स्प्रेड रेटिफिकेशन भी दे रखा है, दोनों दे रखा है। तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों होगा, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट वर्ड भी लिखा हुआ है और वाइड स्प्रेड नोटिफिकेशन भी लिखा हुआ है। आखिरी पॉइंट देखते हैं। व्हाट वाज द फंडामेंटल डिस्टिंक्शन ऑन विच हैज कन्वेंशन वाज बिल्ट? ये बड़ा लास्ट लाइन में, ये भी यार है ना एकदम यूं, मतलब ऐसा लग रहा है कि बच्चों वाले सवाल हमसे पूछ रहे हैं। ये बड़ा लास्ट में कहां पढ़ा था हम लोगों ने कि डिफरेंशिएट करना, हैज कन्वेंशन वाज बिल्ट ऑन फंडामेंटल डिस्टिंक्शन बिटवीन एंटेड एंड, ये रहा आंसर हमारा यहाँ पे। यार आप तो है ना भगवान से 4-5 अगरबत्तियां कर दो, ठीक है, और कह दो कि ऐसे सवाल तो आने ही चाहिए। मतलब कि आप सोचो, आप कहां गए? हाँ ये रहे। सोचो इस तरीके के मतलब 10 नंबर तो देखा जाए तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, फकीर की झोली में आटा गिर रहा है, फकीर की झोली के अंदर आटा भगवान को दे रहा है, ये लो ये लो ये लो। तो ये तो बहुत आसान काम है। आप लोग है ना एक गांठ बांध लो, ये जो 10 नंबर का सवाल है ना इसमें से एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। कबूल है? डन, ठीक है। ये आपके बीच में है, आप और मेरे बीच में क्या रहा, एक कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट हो गया, पैसेज वाले में से एक भी नंबर नहीं कटना है। तो आप तो क्या करो, आज रात को इसका काम तमाम कर लो, रात को बैठो, कम से कम 10-15 पैसेज। देखो हम लोगों ने 15 मिनट के अंदर क्या कर दिया, 2 पैसेज पढ़ लिए ना, वो भी समझाते समझाते, बोलते बोलते, डिस्कस करते करते। तो अगर हम इसकी 10-15 पैसेज की प्रैक्टिस कर लेंगे तो 10 नंबर तो पक्के, 10 नंबर्स तो अपने क्या हो गए, एश्योर हो गए। ये काम आज रात को ही करना है, ठीक है, मैं कह रहा हूं पहले से कर लेना। चलो हेलो नमस्कार, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन जो आपने देखा है उस सेशन में आपने कुछ नया है जो सीखा होगा। अगर आप इसी तरह की क्लासेस जो हैं हमारे फैकल्टीज़ के द्वारा गेन करना चाहते हैं देन मोस्ट वेलकम। सिर्फ 899 की नॉमिनल कॉस्ट पे मैं आपके लिए अवेलेबल करवा रहा हूँ 30 डेज डेली 4 आवर्स की डेडिकेटेड और कंसिस्टेंट क्लासेस। किसके लिए? यूजीसी नेट के पेपर नंबर 2 के लिए। पेपर 2 के साथ साथ पेपर 1 का भी आपको यहाँ पे गाइडेंस मिलेगा, लेकिन पेपर 2 को स्पेशली फोकस है जो किया जा रहा है। इसके अंदर आपके मॉक टेस्ट भी इंक्लूड है और साथ ही साथ में मैं आपको एक स्टडी मटेरियल का किट भी अवेलेबल कराने वाला हूँ। सिंगल जो है आपका एक बुकलेट इसके अंदर आपको भेजा जाएगा। आप चाहें तो इसको linkinglosss.com की वेबसाइट पे जाके सिंपली अगर इस यूजीसी नेट की बुकलेट को ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप इस कोर्स के साथ में आपको ये फ्रीली अवेलेबल है जो करवाई जा रही है। तो इंतजार किस बात का, 30 डेज के अंदर अपना पूरा डेडिकेशन दे दीजिए। और आपको जैसे कोई भी वीडियो लाइव होता है ना, लाइव क्लासेस होगी, ध्यान रखना 30 डेज तक, तो उसके साथ साथ इनका रिकॉर्डिंग भी आपको 2 मंथ तक अवेलेबल है जो रहेगा। तो किसी कारण से नेट का एग्जाम 5 दिन 10 दिन 15 दिन ऊपर नीचे हो भी गया ना, तो आपका ये एक्सेस जो है वो आपसे नहीं डिटेक्ट है जो किया जाएगा। ओके, सो डोंट मिस इट, लेट एंजॉय यूजीसी नेट एट लिंकिंग ऐप। थैंक यू।